is on, and thank you so much, Dr. Garima, for being here with us. And now I invite Miss Aditi Singh, the BSc Part 1 topper and BSc second year top ranker, Miss Aditi Singh, for the formal welcome of Dr. Garima Singh. Aditi, Yes, before that, am I I audible? before that, I request everyone to kindly mute the audio and off the video. सभी लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लें और अपना वीडियो ऑफ कर लें, सभी लोग. ओके, नाउ अदिति, प्लीज गो अहेड. Good morning to everyone. Myself Aditi Singh from BSc third year SS College Shahjahanpur. It's a great privilege to welcome our today's lecturer, Dr. Garima Singh. She is currently working as assistant professor in Pachanga University, ISIL. She has completed her doctorate in 2018 from Mizoram University, India, in plant sciences. She has worked on the pharmaceutical potential of selected traditional medicinal plants collected from Northeast India. Dr. Singh has 6 years of research experience and has published several research papers in national and international journals, having high impact factor like scientific reports, BMC complementary and alternative medicine, frontier in plant science, etc., and has edited books with international publishers. Dr. Singh has been awarded for her work by several agencies while presenting her research work in India and abroad. A very heartful welcome to you, ma'am. And now it's over to you. थैंक यू सो मच अदिति फॉर द फॉर्मल वेलकम ऑफ डॉक्टर गरिमा सिंह. मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूं और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर गरिमा सिंह से मेरी पहली मुलाकात इंडोनेशिया में हुई थी, बोगोर में, जहाँ पर हम लोग दोनों लोग एक कॉन्फ्रेंस में एक साथ थे. आपके हस्बैंड डॉक्टर भीम सिंह NIFTEM हरियाणा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनका भी लेक्चर किसी दिन कराएंगे. तो मैं डॉक्टर गरिमा सिंह अब ये मंच, ये माइक आपके हवाले करता हूँ, बस एक रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे यहाँ हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट के हैं, तो थोड़ा सा अगर आप हिंदी भी बोलेंगी तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू. ओवर टू यू प्लीज़. थैंक यू वेरी मच आदर्श सर एंड थैंक यू अदिति. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं नॉर्थ ईस्ट से नहीं हूँ, मैं यूपी से ही हूँ और मैंने पढ़ाई की है इटावा में. इटावा मेरा होम टाउन है और वहाँ का एक कॉलेज है KKDC कॉलेज जो एफिलिएटेड है कानपुर यूनिवर्सिटी से, CSJM कानपुर यूनिवर्सिटी से. तो मैंने वहीं से पढ़ाई की और आपके जैसे ही स्टूडेंट थी. मैं कोई बहुत हाई फाई और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली स्टूडेंट नहीं थी, ओनली एंजॉय करती हूँ और एंजॉय करते करते मैंने स्टडी किया है. तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, बट ओनली थिंग यू हैव टू डू कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या चीज़ आप किस चीज़ के लिए पैशनेट है, राइट? बिकॉज टुडेज लेक्चर इज नॉट अबाउट रिसर्च. टुडेज लेक्चर विल बी ओनली आई मीन इंटरेक्टिव. इट विल बी इंटरेक्टिव विद यू एंड आई विल ट्राई, आई मीन कोशिश करूंगी कि मैं पूरा हिंदी में बोलूं, क्योंकि जब भी 5-6 साल से रिसर्च कर रही हूँ और 10-11 साल हो गए नॉर्थ ईस्ट में रहते रहते, तो जब भी हम बात करते हैं या कुछ चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो वो ऑब्वियसली अननोइंगली इंटेंशनली इंग्लिश आई जाती है. तो आप उसको मत सोचिए, मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह ही हूँ. और आज का टॉपिक मैंने DNA रखा है. आप सभी जानते हैं DNA के बारे में, तो आई मीन कुछ नया नहीं बताने जा रही हूँ. और मैंने टॉपिक रखा है रिविजिटिंग DNA. दैट मीन्स हम लोग केवल उसको रिवीजन करेंगे, राइट? तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, और इवन अगर आपको रिगार्डिंग DNA से क्वेश्चन नहीं पूछना है, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं. कोविड के बारे में पूछ सकते हैं. हाउ आई मीन इटावा में पढ़ती थी, वैसे वहाँ से की. दैट वाज नॉट वेरी मच हाई फाई कॉलेज. उसके बाद मैं PhD कर ली और यहाँ तक पहुँच गई. आप जिस चीज़ के बारे में चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो और आदर्श सर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टीचर बनना एक अलग चीज़ है. और इसमें आई थिंक समवंस नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए.
एक्चुअली सर इको हो रहा है, तो जब इन बच्चों के फेसेस देखो तो बड़ा अच्छा लगता, कि जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वो बच्चे इतने ज़्यादा सिंसियर नहीं होते, बट मैं हमेशा चाहती हूँ, अभी भी मेरा मतलब प्रायोरिटी यही है कि मैं प्लेन एरिया में आके बच्चों को पढ़ाऊँ। देखते हैं वो कब होता है। हो जाएगा, आपकी ये इच्छा भी जल्दी पूरी हो थोड़ा जाएगी। आवाज़ इको कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं, मुझे तो साफ सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सर, तो आई विल स्टार्ट शेयरिंग। So my slide is visible. नहीं, अभी विजुअल नहीं हुई। लैपटॉप पे हो आप? हाँ सर। तो वही लैपटॉप पे नीचे जाएंगे तो प्रेजेंट नाउ आएगा। सर हाँ वो तो है, लेकिन पहले आप उसको ओपन कर लीजिएगा, यस सर, यस सर। अपना पीपीटी ओपन कर लीजिए आप पहले। इज इट विजिबल नाउ सर? नहीं, अभी विजुअल नहीं हुआ, मुझे तो नहीं हुआ, किसी और को हो गया हो तो पता नहीं। ओके 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 ओके। हम लोग डीएनए के बारे में स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मेरा वॉइस इको हो रहा है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में। तो हमने टॉपिक रखा है रिविजिटिंग डीएनए, और आपको पता है कि डीएनए इज द मोस्ट आइकॉनिक एंड इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि ओ माय गॉड इट्स टू मच इकोइंग। सर मैं फिर से ज्वाइन करूं क्या? हाँ, फिर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि जब आवाज इको हो रही है तो मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साफ आ रही है, यहाँ पर बिल्कुल इको नहीं हो रही है। तो मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूँ तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ओके, तो एक्चुअली मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि मेरी स्लाइड में आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आप अपनी नोटबुक और कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि मेरे जो दिमाग में है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि डीएनए बहुत आइकॉनिक और बहुत इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम कैसे रह रहे हैं और हमारे आने वाली ऑफस्प्रिंग्स कैसे रहती है, और हम ऑल द आई मीन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारा इम्यून सिस्टम, और हम डेली टू डेली एक्टिविटीज कैसे करते हैं, सब कुछ जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ जीते हैं, राइट? सो नॉट ओनली कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन डीएनए कंटेन करता है, ऑल द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एवरीथिंग इज encoded in DNA. Our whole life information is present in our DNA, तो इसलिए DNA जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो DNA होता कहाँ है, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ DNA दो तरह की सेल्स हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, अदर इज यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और जब भी हम बोलते हैं कि डीएनए कहाँ होता है, हम अनइंटेंशनली बोल देते हैं कि डीएनए न्यूक्लियस में होता है, राइट? बट एक्चुअली डीएनए न्यूक्लियस में होता है ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स
न्यूक्लियस, सिंस वहाँ न्यूक्लियस नहीं होता, तो जो रीजन है जहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, राइट। और डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रीजन डीएनए बस इतना होता है कि प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, बाकी सभी डीएनए लीनियर होते हैं, और स्ट्रक्चर, साइज, एवरीथिंग इज बोथ यूकैरियोटिक डीएनए एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए सेम होता है। बट हम जब प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो आपने सुना होगा कि, और आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है और जो बैक्टीरियल डीएनए है, क्योंकि वो हमेशा किससे अटैक होते हैं, बैक्टीरियोफेज से अटैक होते हैं, राइट। और वो बैक्टीरियोफेज को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि उनका भी डीएनए ही अटैक करता है, तो उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए और फॉरेन डीएनए को डिसइंटीग्रेट करने के लिए उनके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं, तो उसको जो फॉरेन डीएनए होता है उसको वो डिसइंटीग्रेट करने के लिए उनके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। लेकिन वो अपने डीएनए को, आई मीन दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये फॉरेन डीएनए है और ये मेरा अपना डीएनए है, तो उसको आई मीन आइडेंटिफाई करने के लिए उनके अंदर एक डिफरेंट मैकेनिज्म होती है, दैट इज कॉल्ड मिथाइलेशन ऑफ डीएनए, राइट। तो मिथाइलेशन उनका जब भी रिप्लिकेशन होता है उनके बेसिस मिथाइलेटेड होते हैं, दैट इज अटैचमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप इन साइटोसिन एंड थायमिन बेस पेयर, राइट। सो इस तरह से वो अपने डीएनए को और फॉरेन डीएनए को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ भी डीएनए मिथाइलेटेड होता है, बट ओनली कुछ जीन्स में, और वो जीन वो होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि वो फंक्शनल हो। तो हियर तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो वो अपना डीएनए प्रोटेक्ट करते हैं, बट हम अपनी सेल्स में, इन यूकैरियोटिक सेल्स, हम अपने उन जीन को साइलेंस करने के लिए मिथाइलेटेड करते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। ओके, फॉर एग्जांपल ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, वो साइटोसिन को मिथाइलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन्कोजीन और समथिंग, इफ दे विल प्रोड्यूस जीन दैट मींस मोर ट्यूमर्स एंड कैंसर सेल विल बी प्रोड्यूस्ड। सो दोनों का मिथाइलेशन इज डिफरेंट, बट स्ट्रक्चर सेम है, बेस पेयर सेम है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कॉइल डीएनए है, बेस पेयर सेम होते हैं, एवरीथिंग इज सेम। ऑब्वियसली साइज थोड़ा डिफरेंट होगा, प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल का डीएनए स्मॉल होता है और यूकैरियोटिक सेल का डीएनए बहुत बड़ा होता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म कितना छोटा है। और से लार्जेस्ट एनिमल है, लार्जेस्ट एनिमल का मतलब उनका डीएनए भी ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो हम बात कर रहे थे कि डीएनए होता कहाँ है, राइट। इन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है न्यूक्लियस में। अब सेल बहुत छोटी होती है, राइट। सेल जब छोटी होती है तो उनका न्यूक्लियस तो और भी छोटा होगा, और जब न्यूक्लियस छोटा होगा और डीएनए हमारा इतना बड़ा है, फॉर एग्जांपल इट मे बी 1.2 टू 2 मीटर in one cell, one strand of DNA, right? We are talking about one strand of DNA. So okay, before that I will like to tell you, I mean यहाँ कंपैरिजन हम करेंगे। आपने सभी ने रस्सी देखी होगी, ओके। सो अगर हम रस्सी, स्ट्रेट रस्सी को कहीं डाल दें तो इट विल टेक मच मोर स्पेस, बट अगर हम उसको फोल्ड करके लूप बना के एक जगह में रख दें तो वो थोड़ी सी जगह में आ जाएगी। इसी तरह से डीएनए सेम चीज ही रेप्लिकेट करता है, वो अपने आप को लूप बना लेता है, और लूप हेल्प करता है। लूप किसकी हेल्प से बनता है, हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं, तो उनमें ये कॉइल हो जाता है। द स्ट्रक्चर, वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, सो दैट्स हाउ इट गेट कॉइल्ड एंड पैकेज्ड इन वन न्यूक्लियस। तो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं और न्यूक्लियस को स्टैंड करते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल मींस डीएनए प्लस प्रोटीन्स, द पैकेजिंग प्रोटीन्स। तो जब हम उसको स्टैंड करते हैं तो दो तरह की प्रोटीन्स हम देखते हैं।
One is called heterochromatin material, other is called euchromatin material. तो euchromatin material होता है वो एक्टिव रीजन होता है डीएनए का जो स्टैंड डार्कली करता है, और अदर जो नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो लेस स्टैंड करता है, स्लाइटली लेस कलरफुल होता है, स्लाइटली लेस, नॉट डार्क होता है, डार्क नहीं होता है ना। तो आपको सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, सबको समझ में आ रही है, आप डोंट वरी। सर आप बच्चों को हम बच्चों को बोलने देते हैं हाँ, क्योंकि बच्चे बोले। मैं कुछ प्रिपेयर नहीं की हूँ, मैं अपने ब्रेन से सब कुछ समझाने की कोशिश करी हूँ, और मैं मॉर्निंग में ये सारी स्लाइड कॉपी पेस्ट की हूँ गूगल से, सारी पिक्चर्स लेके आई, तो मैंने सोचा उस हिसाब से हम बच्चों को समझा सकते हैं। हाँ बच्चों, मैडम जो और पूछें तो आप अगर लोग आपके बोलते रहना। अंदर कोई क्वेश्चन हो, है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हूँ, आपके डाउट्स, अगर आपके अंदर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए, क्योंकि मैं अगर बोलती जाऊंगी तो मुझे नहीं पता, अगर आपका इससे रिलेटेड, मतलब जैसे मैं किसी स्लाइड पे जा रही हूँ और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बीच में, है ना, और जो भी क्वेश्चन हो आप पूछिए। तो हम थे यूक्रोमेटिन में डार्कली स्टैंड होता है और सम लेस स्टैंड मटेरियल होता है, तो वो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो जब हम न्यूक्लियस को व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडिंग, राइट, उस फेज की बात कर रहे हैं। फिर जब हम यहाँ देख रहे हैं कि सेल जो हमारा न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोसोम बना के पैक्ड है, ओके, दिस इज, वी कैन से कि रिलैक्स्ड है। लेकिन जब सिंथेटिक फेज होता है, नॉट द सिंथेटिक फेज, बट जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन के टाइम यही डीएनए जो पहले रिलैक्स स्टेज में होता है ये क्रोमोसोम को फॉर्म कर लेता है, right? It become condensed and condensed and condensed, and then uh, it comes in the form of chromosomes. So हम डीएनए की जब बात कर रहे थे, जो मैंने अभी बताया था कि एक रस्सी को लेते हैं, मतलब रस्सी को खींचते हैं, तो जस्ट लाइक ए रस्सी, हमारा डीएनए भी सेम होता है। जैसे हम ये स्टैंड देख रहे हैं, डबल स्टैंड है, और जस्ट जैसे आप रस्सी को देखते हैं उसमें भी मान लीजिए दो स्ट्रैंड्स इंटरट्वाइंड हैं, दैट मीन्स मतलब दो दो स्ट्रैंड्स हैं रस्सी में भी, और वो इस तरह से फोल्ड है, ओके। तो मान लीजिए यहां से यहां तक, single strand, only in one strand there will be genes also are present, वो मैं थोड़ी देर में भी डिस्कस करूंगी। तो जो एक डीएनए है इसी पर सारे जीन्स होते हैं, मतलब पूरा स्ट्रैंड है इसी पर जीन्स होते हैं, और जो कुछ भी होता है ना सब इसी में होता है। तो हम पहले डीएनए स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो डीएनए स्ट्रक्चर मीन्स, हम यहाँ आते हैं, जो ये स्मॉल, जैसे ये मान लीजिए ये पिंक वाला हम रीजन देख रहे हैं, तो हम इसकी बात करेंगे अभी। तो उस पिंक वाले सिंगल रीजन को हम बेस कहते हैं, और एक बेस बनता है फॉस्फेट ग्रुप को मिला के, सुगर जो कि पेंटोज होती है, और उसमें बेस पेयर्स होते हैं। तो देयर आर थ्री कंपोनेंट, मेनली थ्री कंपोनेंट इन ए न्यूक्लियोटाइड। सो राइबो न्यूक्लियोटाइड हम डीएनए को कहते हैं, राइट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सी, वाई भी से डीऑक्सी, बिकॉज सी ये हमारा सुगर है, एक मॉलिक्यूल सुगर का है, और सुगर इज डीऑक्सी राइबोज, बिकॉज यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डीऑक्सीडाइज हो गया है, निकल गया है। फिर जब ये पांच कार्बन की सुगर है तो एक कार्बन का नंबर हम यहाँ दे देते हैं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और पांचवा यहाँ। तो जो पांचवा सुगर का कार्बन है, इस कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ओके। अब जब हम, ये तो आपको समझ में आ गया ना, 1 2 3 4 5 कार्बन का सुगर है, डीऑक्सीडाइज्ड हो गया है, मतलब यहाँ OH, सी राइबोज सुगर में यहाँ OH है, यहाँ केवल H रह गया है, ऑक्सीजन यहाँ का एक ऑक्सीजन निकल गया। तो जब हम, ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, और ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड ऑफ, नो दिस इज ओनली न्यूक्लियोसाइड,
सो ये राइबोस हो गई शुगर, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गई, ये हमारी अभी तक शुगर है। फिर क्या होता है, जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट इज PO4, राइट। सो यहाँ क्या होता है, जब ये कार्बन पे फॉस्फेट मिलता है तो एक ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ से फॉस्फेट से निकल जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है 3 कार्बन का, ये दो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। ये हमारा एक शुगर है, शुगर में 5 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, और ये फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 कार्बन से अटैच हो रहा है। तो ये हमारा 5 कार्बन टू 3 कार्बन अटैच चल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 5 टू 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। This base, I mean this strand will be 5 prime to 3 prime, because 5 prime का carbon contains the phosphate group. ये phosphate groups next nucleotide के 3 prime और 3 नंबर के कार्बन से अटैच हो रहा है, इसलिए ये ऐसे ही चलेगा ये स्ट्रैंड। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। ऊपर हमारा जैसे यहाँ हमारा 5 था, तो दूसरे में ये हमारा 5 थोड़ा नीचे साइड आ जाएगा, और ये यहाँ 5 प्राइम पे अटैच होगा और ये 3 प्राइम पे अटैच होगा। तो एक तरफ जब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है, तो दूसरी तरफ उल्टा हो जाता है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि दो स्ट्रैंड्स, दो जो न्यू DNA के होते हैं, दे रन्स एंटी पैरेलल, राइट। So if one strand is running in 5 prime to 3 prime direction, the other will run into 5 prime to 3 prime direction. तो अभी हम जब स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा शुगर होता है, शुगर से आउटसाइड में फॉस्फेट ग्रुप आउटसाइड होता है, बट जो हमारे बेसिस हैं, बेसिस मींस एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, दे आर इनसाइड होते हैं, inside the 2 strands. So this is the base, and our bases, I mean this is the template of DNA and this is inside of phosphate group and sugar होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एडिनिन हमेशा थायमिन से बॉन्डिंग करता है, और बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और ये बॉन्डिंग होती है बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या होता है, इन दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग strong bonding, and between this phosphate group and I mean one phosphate group to another phosphate group, यहाँ होती है phosphodiester linkage. This we say दो जो bases, दो base pairs हैं, not the base pair between this phosphate group and sugar, there this is called phosphodiester बॉन्डिंग। तो जब हम ऊपर लेंथ की बात करें, तो लेंथ में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, और बिटवीन द बेसिस आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट मेक्स DNA वेरी मच स्टेबल। तो जब हम देखते हैं कि आई मीन व्हेन यू ट्राई टू ओपन द रस्सी, राइट, आई मीन दो स्ट्रैंड रस्सी के आप अलग करेंगे, फिर भी उनका नेचर है कि वो इंटरट्वाइंड हो जाएंगे। सेम वे DNA का भी नेचर है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से, आई मीन जरूरी नहीं कि ये जो भी सीक्वेंस है उसी के हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा AGTC इस तरह से चल रहा है, तो नेक्स्ट जब हम DNA रेप्लिकेशन पढ़ते हैं और DNA और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ते हैं, तो सी वहाँ तो बहुत सारे हम लोग DNPPs देते हैं। DNPPs मतलब लूज बेसिस देते हैं। तो वो हमेशा जो ये बेस है वो T से जोड़ता जाएगा, C से जोड़ता जाएगा, ऐसे करके वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ढूंढते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, राइट, नेक्स्ट स्टैंड बन जाता है। तो आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? टिल नाउ द बेसिक, I mean, I just now told you these only things. I don't know what I left. So if there is anything left, please tell me.
ओके, तो ये हो गया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री के बाद हाउ दे मेक द हेलिकल स्ट्रक्चर. Okay, so the DNA exists in 3 forms: A form, B form, and Z form. I mean, they can be in all the organisms, but the DNA जो हम पढ़ते हैं वो B form होता है. That means, और इनका डिफरेंस ये है कि A form DNA and B form DNA ये both right-handed coil करते हैं. I mean, and clockwise rotate करते हैं, right? एंड जेड फॉर्म है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है. तो हियर डायमीटर मींस किस दूरी से वो रोटेट कर रहा है, राइट. और वी कैन से कि दो जो मेजर ग्रूव है उनका डिफरेंस 26 एंगस्ट्रॉम का होता है बी फॉर्म में. हियर जो ये आई मीन you can see here, right, from one, this is called major grooves and this is called minor groove. तो ये जो डिस्टेंस है ये बी फॉर्म में 20 एंगस्ट्रॉम होती है और ये इन ए फॉर्म में 26 एंगस्ट्रॉम होती है. लेफ्ट हैंडेड डीएनए जो कि जेड फॉर्म है इसमें ये थोड़ा सा क्योंकि लेंथ इसका बढ़ जाता है, वो मैं थोड़ा देर में डिस्क्राइब करूंगी. क्योंकि इनका हेलिक जो टर्न होता है वो बढ़ जाता है तो ये लॉन्ग हो जाता है, राइट. और जब लॉन्ग हो जाएगा तो उनका मेजर ग्रुप का डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए ये 18 एंगस्ट्रॉम का होता है. बेस पेयर पर हेलिकल टर्न एक जो ये एक हेलिक हो एक टर्न हो गया इसके एक टर्न में 11 बेस पेयर्स होते हैं. बी फॉर्म में अराउंड 10.5 बेस पेयर्स होते हैं. हम यहाँ आते हैं, ये जैसे हमारा ये मेजर ग्रूव्स है, ये मेजर ग्रूव है, ये माइनर ग्रूव है. और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बी फॉर्म में वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है. तो हम वन मेजर ग्रूव से अनदर वन मेजर ग्रुप से जब दूसरे मेजर ग्रुप में जाते हैं तो इसके बीच में कितने बेसेस पड़ रहे हैं, राइट. सो इसको कहते हैं एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स हैं. तो हम जब बेस पेयर्स की बात करें, सी बेस पेयर में ही हम डीएनए लेंथ को मीटर्स किलोमीटर्स में नहीं मेजर करते हैं, हम सारे डीएनए को बेस पेयर्स में मेजर करते हैं. मतलब बेस पेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जी दूसरे एक ग्वानिन दूसरे साइटोसिन से कनेक्ट है तो ऑब्वियसली ये एक बेस पेयर हो गया. एक बेस है दूसरा बेस से कनेक्ट है तो ये एक बेस पेयर हो गया. तो इस रीजन में कितने बेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6. तो ये जो हमारा सेगमेंट है ये 6 बेस पेयर हो गया. ओके, बेस टिल्ट नॉर्मल टू हेलिक्स, तो ये इनका टिल्टिंग है, सुपर पकड़, कन्फर्मेशन, ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन. इसकी हमें अभी मैं जरूरत नहीं है इन सब चीजों की. चलो, deoxyribonucleic acid, each and every living organisms they have DNA. डीएनए में मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस भी होता है क्योंकि सम जीन्स होते हैं जो यू ऑल नो दैट देयर आर सम ऑटोसोम एंड अदर टू पेयर ऑफ जीन्स आर वन पेयर ऑफ जीन इज सेक्स क्रोमोसोम, राइट. So that's why only the chromosomes, only the genetic information that is involved in sex chromosomes, they are called material of inheritance. So how they were discovered? They were discovered, the DNA structure that we study right here, it is described by Watson and Crick. So that structure is called Watson and Crick model. And before Watson and Crick described the DNA structure form in detail, there was one lady, Rosalind Franklin. What she did, she described she was unable to describe the DNA structure as Watson and Crick described, but she did, or she made the founding study what Watson and Crick, on the basis of Rosalind Franklin discovery, Watson and Crick made this so word non DNA structure. तो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, उन्होंने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की, बट शी कैन नॉट डिस्क्राइब वेरी वेल. सो
आई मीन बाद में उनको बताया गया कि हाँ स्टार्टिंग उन्होंने की through series of experiment and concluded that DNA is the genetic material present in the nucleus of cells. So बाद में studies आई उन्होंने बताया कि DNA में ही genetic material होता है और all the genes are present. Human DNA contains 3 billion deoxyribonucleotide residue and contains around 25,000 genes. तो जो DNA है ये कहते हैं कि अगर टोटल ह्यूमन का टोटल डीएनए स्ट्रेच किया जाए तो वो अराउंड 6.2 बिलियन और मिलियन समथिंग किलोमीटर में आएगा और उस पे 25,000 जीन्स होते हैं. सम ऑफ जीन्स आर साइलेंट, सम ऑफ जीन्स आर फंक्शनल. So you all know what is gene. Gene are the basic unit of DNA, or we can say segment present on DNA that encodes the protein. Okay, so genes are a stretch of DNA that carries codes of protein production. So all the gene वो protein को produce करते हैं. That's why they are called functional genes. Genes that encode or translate protein that are called functional genes. So here, suppose this is all the DNA, I mean strand of linear DNA और इस DNA पे जो I mean some bases are present, they are representing one genes. And see, suppose this is AABBBB, so the starting of gene will be of promoter and the ending of gene consists of some repetitive sequences, and this all, I mean gene is all a form DNA only, and they are containing lots of bases, right? Only the bases. So here when gene, I mean they are going to how they produce the gene proteins. So this segment of DNA, first it is going to be transcribed. That means with the help of RNA polymerase that is present in the nucleus only, they are going to transcribe the mRNA region or messenger RNA. So first the gene with the help of, I mean that is another topic. It will be very difficult to describe in detail. I will just sort it. So the since here the DNA, you know that DNA is double stranded structure and the RNA become RNA is only single stranded structure. So first what happened? The DNA got separated, the two templates got separated, and with the help of RNA polymerase, it started transcribing the, suppose two strands they got separated, right? And then comes the RNA polymerase, it got attached somewhere here, and on the basis of the bases present here, it got I mean attaching the RNA molecules or complementary base pairs. Okay, so that base pair that are synthesized on, that are going to synthesize on one template of DNA, the other strand that is producing, it is called messenger RNA. Okay, I think, okay, I will tell it again. डीएनए दो स्ट्रैंड है ना? तो जब इंफॉर्मेशन आती है कि सम काइंड ऑफ प्रोटीन इज नीडेड इन एनी सेल्स और समवेयर विद इन द बॉडी, तो वो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में जाती है और वहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक्टिवेट हो जाता है, राइट? तो उससे पहले हेलिकेज है वो डीएनए को अनवाइंड करता है. तो एक टेम्पलेट पे आरएनए पॉलीमरेज वहाँ जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और वी कैन से अदर लाइक डीएनटीबीज प्रेजेंट होंगे, वो सिंथेसाइज करने लग जाता है आरएनए स्ट्रैंड को, और जो वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट. ओके, सो अदर टेम्पलेट that is complementary to DNA template,
that will be called messenger RNA, and the process is called transcription. So when the RNA, a messenger RNA, is synthesized, it goes out from the nucleus. Okay, and then the process of splicing, and splicing means, since the DNA consists of exon region, intron region, but splicing of the introns, I mean, they are not required in protein, so introns are removed, only exons are joined in by the process of splicing. And then with the then there comes another process that is called translation, and translation is with the help of ribosomes, protein is produced. So I think in next class I'll try to describe in full detail the transcription and translation process, but today I'm just briefing all the things. Okay. So nucleic acid and protein synthesis, the following three processes are involved in duplication, transfer. So now, before the cell division, you all know we grow with the cell division, right? And sometimes the cell divides because of some repair process, or some new cells are generated because of that. But before that, when cell division starts, there is always, I mean, DNA को भी replicate होना पड़ेगा, DNA को भी same things has to be made, right? Before the cells is divided into two. Dr. Garima, cells, you have 5 minutes left. Okay. Is it? Yeah. Okay. तो replication भी, I mean, a process है before cell division. DNA भी replicate होता है, और that process is called interphase में, जो synthetic phase होता है, वहाँ replication होता है. तो replication में भी क्या होता है कि जब DNA, मान लीजिए ये जैसा बताया कि double stranded होता है, तो जहाँ भी हमें DNA duplicate करना होता है, वहाँ पे आके RNA DNA हेलिकेज बाइंड करता है, DNA हेलिकेज इसको ओपन करता है, टू स्ट्रैंड्स को अलग अलग करता है. बट जब हम टू स्ट्रैंड को अलग अलग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी पॉसिबिलिटीज ऑफ सुपर कॉइलिंग. तो दैट सुपर कॉइलिंग इज relaxed by topoisomerase enzymes, and then DNA is always replicated in 5 prime to 3 prime of the strand or direction, because जो हमारा DNA polymerase होता है, वो free, जो हमारा जब हम ये देख रहे थे DNA स्ट्रक्चर, ये 3OH है, राइट? तो ये इस जगह पे आके हमारा DNA polymerase बाइंड करता है. इसकी वजह से हम जो हमारा DNA replication होता है, वो 5 prime to 3 prime डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जब हम यहाँ देखेंगे, जब दूसरा स्ट्रैंड है, तो हमारा जब यहाँ 3 प्राइम पे जब पॉलीमरेज अटैच करेगा, सो इट कैन ओनली, आई मीन 3 में ही अटैच करेगा, तो वो 1 ही स्ट्रैंड बना पाएगा. तो नेक्स्ट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड में the DNA is synthesized in fragments. So this fragment is called Okazaki fragment. Okay, you can ask some other questions. That's it in DNA. If I have left something, I don't know what I have left, but you can ask me or remind me. I can describe that thing again. Yes, questions please. किसी को भी कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो, तो ही और शी मोस्ट वेलकम. बहुत अच्छे से मैंने इसलिए टोक दिया गरिमा जी आपको, मुझे लगा कहीं आप प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराते कराते कहीं आप लैक ओपेरॉन और उसके आगे ना निकल जाएं, और पता लगा मैं उसमें नहीं थी. बट सर एक्चुअली थोड़ा डीएनए पढ़ा रहे हैं, तो डीएनए में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो मैंने सोचा सब कुछ थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कर लेते हैं. नहीं, बहुत अच्छे से बता रही थी आप, और मन कर रहा था मेरा कि बहुत देर तक पढूं, लेकिन मैं आमतौर पे 40 से 45 मिनट की ही क्लास में बिलीव रखता हूं. बहुत डिटेल में बहुत देर तक तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट, डेटा, मोबाइल,
इंटरनेट, डेटा, मोबाइल, बैटरी और बड़ी चीज़ें होती हैं। 1 अक्टूबर से लगातार ये लोग पढ़ रहे हैं, संडे भी इनका हम नहीं छोड़ रहे हैं कोई। तो बच्चों बताओ, इफ़ एनीवन हैज़ एनी टाइप ऑफ डाउट in his or her mind, he may ask to Dr. Garima. She is all the way from Aizawl, the capital of Mizoram. मैं भी सर कभी 20 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं लेती हूँ। हम्म। और देखिए मेरी स्लाइड भी ओनली 10 स्लाइड्स हैं। आपने तो फिर भी 10 स्लाइड बना दी, मैं तो 4 ही स्लाइड बनाता हूँ, 4 या 5 में ही निपटारा करता हूँ आधे घंटे में, ताकि बात भी समझ में आ जाए और ज़्यादा समय भी ना हो। हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना है? मुझे लगता है किसी को कुछ पूछना नहीं है, सबको आपकी बात। मुझे लग रहा है सर मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया है, सब रिवीजन ही था। नया क्या पढ़ाएंगे, वही डीएनए है बरसों पुराना। वही इसमें जब कुछ से रिसर्च तो इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, वो रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक को मैंने इसीलिए मना किया था कि ऐसा ना हो कि